हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स। और थोड़ा सा मेरा आपको पढ़ाना रॉ लगेगा बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर बाय प्रोफेशन, बट आप ही की तरह एक एक्स एक्सपीरियंट रहा हूँ। और 2009 से लेके 2019 तक मैंने 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी की है। सारे अटैम्प्ट्स नहीं दिए, बट बीच बीच में देता रहा। लाइक 2009 दिया, 10 दिया, फिर 14 दिया, 15 दिया, और उसके बाद 18 भी दिया, 19 भी दिया। तो नहीं हो पाया, नहीं लिखा था होना, बट ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड तक कई बार पहुंचे, बट समहाउ कुडंट गो थ्रू। और तो वही एक्सपीरियंसेस आपके साथ, क्या गलतियां हमने की, क्या गलतियां से आप कुछ सीख सकते हो। न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं बेसिकली अभी इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। और न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा थोड़ा सा, मतलब जो लोग करा रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो गलत करा रहे हैं, बट आई थिंक मैं भी जो, मतलब जब तैयारी करता था तो मुझे चाहिए था कि कोई मुझे बताए कि यार न्यूज़पेपर से इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे हम क्वेश्चंस को पिक कैसे करें कि हाँ यार न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, अब ये 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, प्रीलिम्स कई बार दिया है, करा है थ्रू। तो इसलिए हमें मतलब अब मैं अगर जनरली भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ यार ये तो प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो वही अपनी जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल। तो आई होप आपको अच्छा लगे। इसमें सबसे बड़ी बात आपके साथ ये नहीं होगा, मैं आपको ये कहूँगा कि ये देखिए ये लाइन बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको आप थोड़ा सा और स्टडी कर लेना। वो सब मैं ही करूँगा। आई मेक श्योर कि अगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे सपोज कोई भी किसी सेक्टर के ऊपर कि ये क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, तो आई मेक श्योर कि मैं उसके साथ आपको एक पॉइंट्स भी दूँ कि हाँ ये इसके चीट कोड्स बनते हैं, या ये इसके साथ आपको ये नॉलेज, और ताकि आप उसमें आप नोट्स बना लें। मतलब मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप जैसे अगर आप इसके थ्रू जाएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़िए, न्यूज़पेपर तो मस्ट है। क्योंकि देखिए फॉर्डर पॉइंट्स फॉर मेंस वो हमें वैसे भी मिल जाते हैं बाय योजना, कुरुक्षेत्र और मैगजीन्स। प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है, मतलब आप अवेयर रहेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है। बट मैं ये इंश्योर करूंगा कि कई बार हमें पता नहीं चलता है पढ़ते हुए कि यार हम जब क्वेश्चंस आते हैं और जब एनालिसिस करते हैं हम लोग प्रीलिम्स के पेपर का, तो पता चलता है यार ये क्वेश्चंस जो हैं, ये लिखा तो हुआ है कि करंट अफेयर्स से आया, बट ये करंट अफेयर्स में हमने कहाँ मिस कर दिया उसको। तो मैं अब आपके लिए वो लेके आऊंगा कि ये चीज़ को कैसे आपने पिक करना है, और वो आपको नहीं बताऊंगा, मैं करके दूंगा आपको। आई गो थ्रू द न्यूज़ पेपर्स, जो जो हम जैसे हम करा करते थे कि कैसे इसके अंदर से, और ये नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का बताऊंगा, मेंस का भी आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स दूंगा कि ये इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि ये फॉर्डर पॉइंट बन सकता है किसी भी क्वेश्चन में। यू कैन ऐड दिस पॉइंट, तो वो आपके लिए थोड़ा सा आइसिंग ऑन अ केक हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपको रोज़ ये इंट्रो मिले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा व्यूअर्स आए उनको पता चले कि ये चैनल व्हाट इज़ ऑल अबाउट। तो आई होप आप पसंद करेंगे। और एक ज़रूर आपको ये कहूँगा कि आपने लाइक करना है, डिसलाइक करना है, वो आपके ऊपर है, सब्सक्राइब करना है वो आपके ऊपर है। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट्स में जाके ना, अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप, गंदा लगा है तो थम्स डाउन, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो प्लीज़। ये मतलब अगर आप, जो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो आप, अगर मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये कर सकें कि आप ये एटलीस्ट थम्स अप, थम्स डाउन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप, नहीं लगे तो थम्स डाउन। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो टुडे इज़ 4th जनवरी। और आज के न्यूज़ मैं आपको वैसे ही क्लियर कर दूँ, इट इज़ बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बीच में बताऊँगा दैट यू ऐड एज अ फॉर्डर इन मेंस, बट मेरा मेन मोटिव इज़ फॉर प्रीलिम्स। तो जो भी मैं देख रहा हूँ आजकल थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप चाहे अच्छा बताएं, बुरा बताएं, जो भी है, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स। जो दूसरे लोग एनालाइज करते हैं, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर पीपल हु आर गोइंग टू इंटरव्यू। ओके, सो हु आर गोइंग फॉर इंटरव्यू उनके लिए अच्छा है। मैं खुद ये कहूँगा कि आप खुद अच्छी तरह पढ़िए। मैंने स्टार्टिंग से भी कहा था कि आप न्यूज़पेपर्स को पहले खुद अच्छी तरह पढ़िए, बहुत अच्छी तरह पढ़िए। मेरा बेसिकली सिर्फ यही है कि इसमें से प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मेंस में आपको अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, फॉर्डर पॉइंट्स बहुत मिल जाएंगे अलग अलग मैगजीन से, बट इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है, वो आप खुद ही पढ़िए।
कुछ नहीं समझ आता तो जो दूसरे बता रहे हैं आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। बट मेरा जो है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए है कि इसमें प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन निकल सकता है। तो आज स्टार्ट करते हैं। जैसे आज पेज 2 पे न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने तमिल अकेडमी साउथ इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एंड कल्चर को कैपिटल में यूज़ किया। तो इट इज़ नॉट फॉर प्रीलिम्स बट इट इज़ हेल्पफुल इन मेंस, कि कई बार या इंटरव्यू में भी काम आ जाता है कि क्या इंटीग्रिटी है हमारी या यूनिटी है, कि मतलब या हम कह सकते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स में है हमारे कि हम किसी भी जगह जाके वी कैन रिसाइड, वी कैन डू वर्क। सो उसमें आप ये दिखा सकते हैं कि देखिए आप जैसे कि अगर दूसरे शहर के आदमी आ रहे हैं तो उनके लिए भी वहाँ पे एक लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने किया है कि यू कैन गिव एस एग्जाम्पल। प्रिलिम्स में इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो जैसे पेज 3 पे भी दिस इज़ ऑल्सो फॉर मेंस, या आप अपने इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं इसको कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये प्रयास, एक न्यू इनिशिएटिव है जो लोकल कम्युनिटीज़ जो उनके नियर फ्यूल स्टेशंस हैं, तो वहाँ पे जो फ्यूल स्टेशंस के बराबर में शेल्टर्स हैं उनको दे विल डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स। तो ये दिस इज़ गुड पॉइंट फॉर कि इन इंटरव्यू एंड एज वेल एज इन एसे राइटिंग और एनी वेयर यू लाइक। एडिटोरियल पेज पे आज जीएसटी के बारे में है, तो जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो देख सकते हैं कि क्योंकि बता रहे हैं कि जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुई है। तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा कलेक्शन का मतलब क्या है कि नवंबर में अच्छा बिजनेस हुआ है, नवंबर में अच्छा बिजनेस हुआ तभी दिसंबर में कलेक्शन ज़्यादा हुई है। तो जीएसटी जैसे प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता ही होगा फ़र्क, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट मीन्स जिसका बर्डन आपके ऊपर पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स आपके ऊपर लगता है, जैसे पहले वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था तो आपके ऊपर लगता है तो यू हैव टू पे। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे आप सपोज करिए आपकी फैक्ट्री है और आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उस पर जीएसटी लग के आया, या अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी प्लस जीएसटी लगा, तो वो आपने पे किया है नो डाउट, बट आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं टू दोज हु आर कंज्यूमिंग। मतलब अगर आपने सपोज रॉ मटेरियल लिया, आपने उसकी बेडशीट बना दी, बेडशीट आप जब बेचते हो तो उस पर जीएसटी लगाते हो, तो जीएसटी आप मतलब जो आपका खर्चा हुआ है या तो वो आप अपने कॉस्टिंग में इंक्लूड कर लेते हो और उसके बाद उस पर लगा देते हो जीएसटी और बेच देते हो। तो आपने वो अपना बर्डन जो है ट्रांसफ़र, यू ट्रांसफर्ड इट टू द अदर पर्सन। और डायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे अगर आपके ऊपर लगा है तो आप ही को पे करना है, अगर आप इनकम टैक्स तो नहीं किसको ट्रांसफ़र कर सकते ना। सो बेसिकली ये आप प्रीलिम्स के लिए तो ये ज़रूरी है। और एक इसमें कोर सेक्टर्स का आ रहा है, तो कोर सेक्टर्स का थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसमें क्वेश्चंस कई बार बहुत आते हैं। कोर सेक्टर्स में हम देखेंगे कि कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। इसका मैंने ना बड़ा अच्छा एक अपने टाइम पे बना रखा था कि सिविल सर्विसेज कंपटीशन, सीएससी कंपटीशन हुआ है, फ्रेंच में हो गया यार। तो अब मैं आप सोचेंगे एच का है, तो देखिए 8 कोर सेक्टर्स होते हैं। अब फ्रैंक तो कोई वर्ड नहीं होता ना, फ्रैंक होता है या फ्रैंक तो कोई वर्ड नहीं होता, तो इसलिए मैंने मतलब यहाँ सोचा था कि फ्रेंच, बट अगर आपको मैं बताता तो आप सोचते ये एच कहाँ गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका आप एक चीट कोड बना सकते हो कि सिविल सर्विसेज कंपटीशन जो है फ्रेंच में हो रहा है। अब आप जब लिखेंगे CSCFRENC तो आपके पूरे 8 हो जाएंगे, तो आपको एच लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप उसको हटा सकते हो। तो कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन दो मुझे याद नहीं है, आई डोंट मतलब मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि वो चीज़ कि कब आया, मतलब कौन से ईयर में आया था, बट ये अभी 2-3 साल पहले प्रेलेंस में आया था कि जो कोर सेक्टर है उनकी आईआईपी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया था, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन ऑन कोर सेक्टर्स ये सब करके। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज है 28%, सबकी याद करने की जरूरत नहीं है। लोएस्ट है इसकी 263 के करीब है 2.63, फर्टिलाइजर्स की 2.63। ओके, ये 3 मैंने राउंड लिख दिया, 2.63 है बेसिकली। और अगर इनकी बात की जाए कि ये आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक डेटा आता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो डेटा आता है उसमें इनकी वेटेज कितनी है टोटल, वो है 40%। ये सब नोट कर लीजिए प्लीज़, ये मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि आप इसके नोट्स बना लें, आपको दोबारा मतलब न्यूज़पेपर से थ्रू ना होना पड़े कि अपने नोट्स बनाने के लिए फॉर प्रीलिम्स। तो मैंने बना के दिए हैं आपको, बहुत सारी सर्च मारी है अलग अलग साइट पे तब निकले हैं। अब आईआईपी पूछेंगे अब क्या है, तो आईआईपी है जिसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी आर द 3 ब्रॉड सेक्टर्स जिसमें आईआईपी आता है। आईआईपी मतलब आईआईपी में 3 चीज़ आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं में से सब घूम रहे मतलब अगर आप सोचें कि ये 8 क्या है,
8 में इन्हीं में से कोई ना कोई है। कोई इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ही चली गई, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ सेक्टर्स आ जाते हैं, माइनिंग में कुछ सेक्टर्स आ जाते हैं, ये 8 कोर सेक्टर्स में से। बट बेसिकली 8 कोर सेक्टर्स अलग चीज़ है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कोर सेक्टर्स एक अलग क्वेश्चन है, आईआईपी एक अलग क्वेश्चन है। 8 के 8 कोर सेक्टर्स आईआईपी में तो आते ही आते हैं, बट ये 8 कोर सेक्टर्स मतलब बड़े अमाउंट्स हैं इनके, तो इसलिए इनको अलग से दिखाया गया है। तो क्योंकि जो बेसिकली हमारे फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, वो ये 8 कोर सेक्टर्स हैं, ठीक है। इनका जो वेटेज आईआईपी में 40% है, और वैसे जो 3 प्रोपोर्शंस में डिवाइड किया आईआईपी को, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और आईआईपी का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, और आईआईपी जो कंपाइल और पब्लिश करता है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, याद रखिएगा। आईआईपी सीएसओ करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं करता है डीआईपीपी की तरह। और इसका बेस ईयर 2011-12 है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे 4 पॉइंट्स बना दिए कि इसका बेस ईयर क्या है, ये है वो है। और अब कोई सोच रहा होगा यार ये तो एनएसओ करा करता था, तो मैं आपको बता दूं ये सीएसओ करता है। और इनमें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, तो मैन्युफैक्चरिंग का 77 पॉइंट समथिंग है, माइनिंग का 14 पॉइंट समथिंग है, और इलेक्ट्रिसिटी का 7 पॉइंट समथिंग है। तो अराउंड वाले मैंने लिखे हैं जहाँ पे बूस्ट पड़ता था, ओके। और एक आया हुआ था आज, जो जीएसटी पे बड़ी सारी आए हुए हैं, तो उसमें एक क्वेश्चनर था, उसमें ये अच्छा आया हुआ है कि विवाद से विश्वास स्कीम, ये वैसे नोट डाउन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आए, बट याद रख लेना। विवाद, विवाद किस पे होता है? आपके घर कोई आ जाए यार अपने टैक्स का, तो विवाद नहीं हो रहा था टैक्सेस को लेके, तो विवाद से विश्वास स्कीम ये लाए हैं फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, ओके। और ये कोर सेक्टर्स का हो गया है। आज एडिटोरियल 2 पे, इसमें देखिए वैक्सीन अभी बहुत आएंगी। अब वो म्यूटेंट्स को कर रही हैं ठीक, या वो ऑल फैक्टर्स को लेकर चल रही हैं, आप पढ़ रहे होंगे आप भी, तो आप सोचोगे मैंने क्यों नहीं बताया था, क्योंकि अभी वैक्सीन आ रही हैं, ये डेली का रूटीन है। अब डेली रूटीन में आप एक पॉइंट पे जाके जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आए, नहीं तो आपके नोट्स बहुत लेंथी हो जाएंगे। तो अभी कोई जैसे ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि मैंने बताया था आपको, मिस मैच करके ना कई चीज़ें ये पूछ लेते हैं। जैसे ये याद रखना, कोविशील्ड तो सेरम इंस्टीट्यूट की है, और कोवैक्सीन भारत की है, भारत बायोटेक। अब याद रखने के लिए मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, जैसे कोवी तो कोविड ही हो गया, शील्ड एस से स्टार्ट होता है, तो एस से ही सेरम इंस्टीट्यूट याद होता है। थोड़ा सा इस बारे में देख लेना। कुछ पॉइंट्स कई बार होता है ना कि 4-5 पॉइंट्स आ गया, उसमें से येस नो मतलब कौन सा ठीक है। तो याद रखना कि इंडिया हैज़ बीन लॉन्ग नोन एज अ मैन्युफैक्चरर। हम नो डाउट मैन्युफैक्चर की वैक्सीन हम तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बट बिल्कुल स्क्रैच से उसको टेस्ट और उसको डेवलप करना, हम बना रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, कॉपीज बनाते हैं, या एक चीज़ को स्क्रैच से करने का ये बहुत अच्छा चांस इंडिया के पास आया है। और ये याद रख लेना कि एसआई जो बना रही है, उसका एस्ट्राजेनेका के साथ टाई अप है। जो एस्ट्राजेनेका मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वो यूके की कंपनी है। ये थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि कोविड में पता नहीं इतना साल भर कोविड कोविड चला, क्या क्वेश्चन आएंगे। तो आपसे हर चीज़ नहीं पूछेंगे कि कितने पेशेंट्स थे, कौन सी कंट्री का सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि जिस दिन पेपर हो रहा है उस दिन का डेटा क्या होगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये चीज़ें मत नोट कीजिएगा कि यार ये इस कंट्री का सबसे ज़्यादा, इस कंट्री का उससे कम है, ये वैक्सीन अब यहाँ आ रही है, इस वैक्सीन ने इस दिन ट्रायल पास किया, इस वैक्सीन के 3 ट्रायल्स हो गए, किस दिन 3 ट्रायल्स हुए। ये सब यूजलेस चीज़ें हैं। जब कुछ ऐसा कुछ आएगा तो आई लेट यू नो। एडिटोरियल 3 इसमें बड़ा अच्छा है, ये मेंस वालों के लिए भी ठीक है थोड़ा सा, और कई बार जब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, उसमें भी ठीक है कि एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से 73.2% ऑफ रूरल वुमेन, मतलब अगर 100 औरतें एक गांव में रहती हैं, मतलब हिंदुस्तान में अगर सपोज करिए रूरल औरतें 100 हैं, तो उसमें से 73 जो हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हैं। बट उनमें से सिर्फ 13 औरतें हैं जिनके नाम पे लैंड होल्डिंग्स हैं, ओके। कई बार ये आ जाता है, और ये मेंस के लिए आप थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट में या एसेज में लिख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है वुमेन की इस टाइम। और इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे कहता है कि 83% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन द कंट्री इज इनहेरिटेड बाय मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एंड लेस देन 2% बाय द फीमेल काउंटरपार्ट्स। ये थोड़ा सा पॉइंट इसमें अच्छा। और एक ये देखिएगा कि 81% ऑफ वुमेन एग्रीकल्चर लेबर्स, मतलब 100 में से अगर 81 वुमेन एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, तो दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी। ये आपके मेंस में लिखने के लिए ठीक है, जब कुछ सोशल इश्यूज पे आता है क्वेश्चन। और एक हम प्रीलिम्स में कई बार 3-4 पॉइंट्स जो सब्जेक्टिव टाइप के 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें हम ये डेटा हमारे पास हो तो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है। इसमें और तो कुछ नहीं था।
एक पेज 9 पे था। ये जो एन राम है, उनका डायरेक्टर हैं हिंदू ग्रुप के, तो उनका कुछ आया हुआ था। तो उसने मतलब ये थोड़ा सा इसमें देखिए, ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं इसमें। अगर आपको मेंस में थोड़े से पॉइंट्स, आपको थोड़ा प्लस माइनस दोनों लिखे हुए, प्रॉज एंड कॉन्स। इंटरव्यू वाले थोड़ा सा ध्यान से प्रिपेयर करना, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम भी इंटरव्यू गए थे तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए कि आप मतलब घबरा तो नहीं जाते सुन के क्वेश्चंस को। तो बड़े कूल माइंड से, आराम से, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर आपने देना होता है। क्योंकि जब भी कोई लॉ पास होता है, वो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बहुत सारे सेक्रेटरीज, पढ़े लिखे लोग, मतलब जो उसमें इंटेलेक्ट्स हैं, उनको बिठा के कराया जाता है। तो इसमें जल्दी से एकदम कमी मत निकालना कभी भी। और बस ये याद रख लें थोड़ा सा प्रेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स असम में हुआ था शुरू, एंड इट वाज स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ था। और जो ऑल इंडिया एनआरसी है, एनपीआर है, और ये सीए है, बेसिकली क्या है, मतलब आप सब जानते ही होंगे, बहुत टाइम से सब लोग पढ़ रहे होंगे, बट मैं फिर भी कई बार ब्रश अप हो जाता है कि ये सिटीजनशिप देंगे हिंदूज़ को, सिख्स को, बुद्धिस्ट को, क्रिश्चियंस को, पारसीज को, जैन्स को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो आएंगे रिफ्यूजीज़ होंगे। मुस्लिम रिफ्यूजीज़ को दे हैव लेफ्ट आउट। ओके। और एक है पेज 10 पे था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने ये मेरे टाइम पे भी आया था क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस फैटी एसिड्स एंड ऑयल्स एंड फैट्स को उन्होंने 2021 का टारगेट दिया कि इसको 3% कर दो, 2022 तक 2% कर दो, अभी लिमिट जो है वो 5% है। और ट्रांस फैट्स मतलब इससे बेसिकली हार्ट अटैक और डेथ, हार्ट डिजीजेज होते हैं इससे, क्योंकि इससे हमारा जो अच्छे जो कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, विच इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो खराब खत्म होता है, कम होता है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और डब्ल्यू ने तो बल्कि कह रखा है कि ग्लोबल ही हमें इसको एलिमिनेट करना है 2023 से, 2023, बाई 2023। ये याद रख लेना कि उनका टारगेट क्या है, बाई 2023। ये रेगुलेशन अप्लाइज टू एडिबल रिफाइंड ऑयल्स, वनस्पति, मार्गरेन एंड बेकरी। ओके। और बेसिकली ये कब शुरू हुआ था ट्रांस फैटी एसिड्स को लेके सारा खेल, ये 2011 में स्टार्ट हुआ था, जब टीएफए लिमिट को 10% किया गया था। उसके बाद 2015 में 5% कर दिया गया है। इसको याद रखना, 21 में कर दिया है 3%, 2022 में 2%। अब 3% याद न रहे तो सोचना 3% बाद 2% ही करा जाएगा। दो मतलब 2022 टू है वहाँ भी, तो इसमें भी 2% हो गया, और इसका मतलब अभी तो 21 में तो 3% ही करा हुआ हो गया। और इसको ख़त्म करना है 2023 तक WHO की उसके हिसाब से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नोट बनता है, क्या बनता है, वो ये बनता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या है। इट इज़ एन ऑटोनमस बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है। इन बॉडीज़ के ऊपर में आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये कौन से एक्ट के अंडर बना था। तो याद रखिएगा, इट इज़ मेड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में आया था ये FSSAI। स्टैचूटरी बॉडी है, येस इट इज़ अ स्टैचूटरी बॉडी। आपने देखा होगा हमारे टाइम पे बड़ी क्वेश्चन आता है, सेबी जो स्टैचूटरी बॉडी है क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और ट्रांस फैटी एसिड्स बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ना ऑयल्स को ना हाइड्रोजनेट किया जाता है। ऑयल देखा होगा ना हमने, लिक्विड होता है एकदम, उसको हाइड्रोजनेट किया जाता है। और उससे क्या होता है, उससे उसकी शेल्फ लाइफ का मतलब होता है उसकी वैलिडिटी, कि कब तक यूज़ हो सकता है वो, उसकी वो बढ़ जाती है। और उससे थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, जैसे घी टाइप लगने लग जाता है वो। ठीक है, तो इसलिए लोग डाल देते हैं उसको, हाइड्रोजनेट किया जाता है, बेसिकली ये केमिकली किया जाता है। ओके। और बस उसके बाद तो कुछ नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड होप यू हैव अ गुड डे। और कुछ भी अगर आपने कुछ पूछना है, कुछ बताना है कि सर इसको हम कैसे और वो करें, तो आप एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, यू कैन पुट अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और आई विल डू माई बेस्ट कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।